डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर चुनाव से पहले राजकुमार रोत के लिए गणेश गोगरा पर एक्शन लेने वाली कांग्रेस अब बैकफुट पर है। पहले विधानसभा में नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान भी गोगरा के हाथों कराया और अब विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी को घेरने की कमान भी गोगरा को ही दी गई। गोगरा ने विधानसभा में बांसवाड़ा और डूंगरपुर समेत पूरे आदिवासी बेल्ट के मुद्दों पर जिस तरह से बोला, बीजेपी सरकार की पोल खोली। बजट जो पेश किया है इसमें आदिवासी, युवा, गरीब, पिछड़ा इस वर्ग के लिए बिल्कुल शून्य के बराबर ये बजट पेश किया है। इस बजट से काफ़ी निराशाजनक है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान ये आवश्यकता होती है, लेकिन ये बजट खाली यहाँ पर एसी के रूम में बैठकर ये बजट बनाया जाता है, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है, धरातल में क्षेत्रों की लोगों की क्या समस्या है, उनकी क्या मांग है, उसको लेकर आज तक कोई बजट बनाया नहीं है। आज हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, जनजाति मंत्री, तो जाडोल कोटड़ा में ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई जो एक मां अपने कलेजे के टुकड़ों को दलाल के माध्यम से बेचने का आ गया। वो क्या स्थिति पैदा होगी ऐसी, क्योंकि वहां पर मंत्री जी के बिल्कुल 5 किलोमीटर के एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इनके विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। 7,000 रुपए में बच्चे का सौदा हो रहा है, 40,000 में बच्चे का सौदा हो रहा है। कोई भी मां अपने बच्चों को बेचती नहीं है, लेकिन मां मजबूरी में उसके दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके खाने के लिए, भरण पोषण के लिए मजबूरी में उनको खाना नहीं मिल रहा है 2 टाइम, इसलिए उन बच्चों का दलाल के माध्यम से सौदा हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। मंत्री जी के खुद एरिया में बच्चे बेचे जा रहे हैं, तो मंत्री जी क्या कर रहे हैं? मैं सभापति मंत्री जी, आपने सभापति महोदय, आज भी आदिवासियों को उनका हक अधिकार नहीं मिला है। आज भी आदिवासियों को उनका हक अधिकार नहीं मिला है, खाली कागजों में उनको हक अधिकार मिला है। आज भी वास्तविक धरातल में जो मिलना चाहिए उस आदिवासियों को आज तक नहीं मिला है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, 2 साल कोरोना था, 2.5 साल हमने शासन किया, लेकिन किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया, कोई भूख से नहीं मरा। वो हमारी पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार थी। माननीय सभापति महोदय, मैं और कह, माननीय सदस्य, आप माननीय सभापति महोदय, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। जब हम हमारे क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे हक अधिकार की बात करते हैं, तो हमको वहां रोका जाता है। जब इनके सदस्य बोलते हैं तो हम चुपचाप बैठते रहे, और आप भी फिर हमको ही बिठा दो बार बार, उनको नहीं बिठाओगे क्योंकि आप सत्ता पक्ष के हैं। हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हमको भी बोलने का मौका दो, हम भी हमारे क्षेत्र की मांग रखने यहाँ पर आए। माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र की विशेष, माननीय सदस्य शांत रहे। माननीय सभापति महोदय, आप बोलते जाए। हमारे टीएसपी क्षेत्र की युवाओं की खास विशेष करके मांग है, 2 मांग। सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि आज जो भी आरक्षण मिला है हमको उसका फायदा नहीं मिला है। अगर विज्ञप्ति कोई भर्ती निकलती है, भले पुलिस की निकले, पटवारी की निकले, सचिव की निकले, तो उसमें अगर हमारा एसटी का लड़का जनरल मेरिट टॉप करता है, फिर भी उसकी मेरिट एसटी कोटा में बनाई जाती है, तो फिर आरक्षण मिल किसको रहा है? ये हमारा ज्वलंत मुद्दा है, और आंदोलन भी हुए, कई बार हमने ज्ञापन भी दिए, आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। उसके बाद प्रशासनिक सेवा में एसटी को राज्य का 12% आरक्षण मिलता है, 12, 12.5। तो हमारे टीएसपी एरिया को देखते हुए, हमारी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, हमारे रीति रिवाज को देखते हुए, हमको पृथक से टीएसपी एरिया को प्रशासनिक सेवा में 6% आरक्षण अलग मिलना चाहिए। यह बजट में कोई हवाला नहीं दिया है, ये हमारी वर्षों से मांग है। हमारे वहां पर जमीन नहीं है, 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन पर निवास रहते हैं लोग, और उनको भी भूमाफियों द्वारा हटाया जाता है। हमारी विशेष मांग है, उसके अलावा छोटी मोटी मांग तो होती रहेगी। लेकिन ये माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि हमारी 2 मांग विशेष मांग है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमको वास्तविक में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आज 76-77 साल हो गए देश को आजाद हुए। आज कई पंचायतों में
सरपंच भी हमारे एसटी के बनता है, एसटी का सरपंच बनता है, लेकिन नाम मात्र का। उस सरपंच को चलाता है कोई दूसरा चलाता है। सरपंच जा रहा है बकरी लेके चराने जा रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है। तो ये कब तक चलता रहेगा? वास्तविक में लाभ हमको न राजनीतिक में मिला है, न सरकारी नौकरियों में आरक्षण हमको मिला है। आज तक हमारे एसटी टीएसपी एरिया के लोगों को आज तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी की जाए। बजट में रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हमारे टीएसपी क्षेत्र में कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं है, सब अहमदाबाद पलायन करते हैं। वहां उद्योग धंधे लगाने का कोई बजट में प्रावधान नहीं है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। और जैसे दांतवाड़ा राजमंद में जो माइंसे हैं, टीडी जावर माइंस में जो माइंस हैं, मार्बल की जो खदानें हैं, किसकी है? पूंजीपतियों की है। तो उसमें क्षेत्र के जो स्थानीय लोग लगने चाहिए, उनको नहीं लगाया जा रहा है। और हमारे वहां से शीशा जस्ता जो भी है सिल्वर, वो निकाला जा रहा है और बाहर के मजदूर लाके यहां पर काम कराया जा रहा है। बाहर के जो टेक्निकल अधिकारी वो भी यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी तो हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलनी चाहिए, वो भी हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रही है। मंत्री जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जनजाति मंत्री हैं। हमारे क्षेत्र की समस्या आपको उठानी चाहिए और मांग पूरी करानी चाहिए। बाहर के लोग आकर यहाँ कर मजदूरी कर रहे हैं और हमारे लोग दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, सदन के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि टीएसपी एरिया में कोई उद्योग धंधे नहीं है, इसलिए खाली नरेगा के माध्यम से ही हमारे लोग काम पर जाते हैं। तो नरेगा टीएसपी एरिया में जो हमारी सरकार ने 125-150 दिन दिए थे, लेकिन आपकी सरकार बनते ही आपने 100 दिन कर दिया, 25 दिन घटा दिए। आपको और दिन बढ़ाने चाहिए थे। मैं माननीय सभापति कहना चाहूंगा कि टीएसपी एरिया में मनरेगा में 200 दिन किए जाएं। पहले से निर्धारित है 6 बजे का। महंगाई के बारे में इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। महंगाई के दौर में जो नरेगा में मजदूरी काम कर रहे हैं, उनके कम से कम प्रतिदिन दिहाड़ी 400 रुपये उनकी मजदूरी होनी चाहिए। और जो कुशल कारीगर हैं, उनके 700 रुपये प्रतिदिन होने चाहिए। पानी और बिजली, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। पानी से बिजली बनती है और बिजली ही पानी को सप्लाई करती है। मंत्री सभापति महोदय, मेरा समय नहीं हुआ अभी। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। 10 मिनट का समय था आपका, समाप्त। माननीय सभापति महोदय, जब हमारी सरकार थी 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अभी 6 महीने में सरकार बदल गई तो घरों में बिजली तो नहीं आ रही है, लेकिन बिलों में बिजली आनी चालू हो गई है। वो बिल पकड़ते हैं, बिलों में करंट जरूर आ रहा है, लेकिन घरों में लाइट नहीं आ रही है। 11 बजे लाइट चली जाती है, सुबह 5 बजे लाइट आती है। तो गांव के लोग क्या इंसान नहीं है क्या? शहर में लाइट आ रही है, लेकिन गांवों में लाइट बिल्कुल नहीं दिया जाए, कटौती कह रहे हैं। 4 दिन तक गांवों में लाइट नहीं आ रही है। और पानी की बात कर रहे हो, जेजेएम की बात कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, विकसित भारत बना दिया। तो पानी की समस्या शहर में भी और गांवों में भी है। अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर जनता की मांग उठाता है पानी बिजली को लेकर, तो आपके सरकार के माध्यम से हमारे ऊपर मुकदमा झूठा कराया जाता है, हमारे नेता को झूठे मुकदमे कराए जाते हैं। लेकिन आप सरकार पानी, बिजली, शिक्षा और ये जनता को नहीं दे सकते हैं, अपनी कमियां छुपाना चाहते हैं, इसलिए नेताओं को उन पर झूठे मुकदमा कराना चाहते हैं। लेकिन हम इन मुकदमों से डरने वाले नहीं। शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान की बात है, सभी स्कूलें जर्जर अवस्था में है, कहीं कमरों की व्यवस्था नहीं है, पानी टपक रहा है और बच्चे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होने की वजह से कई स्कूलों में बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, पानी भर रहे हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाएं, बच्चों का समय खराब नहीं करें। श्री केसाराम चौधरी, जल्द जर्जर अवस्था है उनको। माननीय सभापति, अरे 15 लाख कहाँ गए आपके? 15 लाख मोदी जी ने गारंटी दी थी, 15 लाख खाते में डालूंगा, दिए क्या? 15 लाख आए क्या आपके खाते में? किस किस के आए 15 लाख? अरे आ जाएंगे। माननीय सदस्य महोदय केसाराम जी, आप बोलिए। हालांकि सवाल ये है कि राजकुमार रोत के साथ गठबंधन का घोघरा पहले ही विरोध कर रहे थे, कांग्रेस को अक्ल अब आई, तो इस पर पहले विचार क्यों नहीं किया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।